मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के नीति निर्देशक तत्वों या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38 पर चर्चा करेंगे, 38 पर चर्चा करेंगे। चर्चा के पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान के जो पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं या सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, उनमें से अनुच्छेद 38 और 39 दोनों को मिला करके अगर हम कहें तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस समाज को किस प्रकार से सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाया जाएगा उसको अभिव्यक्त करते हैं। और मूलतः जो संविधान की हमारी अवधारणा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, यानी न कोई बहुत ज़्यादा धनी हो न कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो, सभी लोगों को कम से कम एक मिनिमम लेवल की सुविधाएं अवश्य मिले, आर्थिक क्षेत्रों में भी, और सामाजिक रूप से कोई अपने को बहुत ही पिछड़ा या अपने को बहुत ही कमज़ोर नहीं माने। इस दृष्टिकोण से जो भी सरकार को काम करना होता है, राज्य को काम करना होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की परिभाषा में रखा जाता है। तो यह दोनों अनुच्छेद मिला करके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की दिशा में हमारी नीतियों को, हमारे कानूनों को ले जाने के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में जो हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा की थी, ये कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बहसों में बात बहुत साफ शब्दों में कही, और बाद में बहुत सारे केस लॉज हैं। मिनर्वा मिल्स का केस लॉ बड़ा महत्वपूर्ण 1980 में आया था, जिसमें कहा गया कि ये जो पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूलभूत अधिकार हैं, और पार्ट 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को तय करता है, वे दोनों एक तरीके से बैलगाड़ी के दो पहिए की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये जो पार्ट 4 में जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत दिए हुए हैं, ये मूलतः लक्ष्य बताते हैं, आदर्श बताते हैं, जिन आदर्शों को हमें प्राप्त करना है। और उसमें जो पार्ट 3 है यानी मौलिक अधिकार है, वह एक रास्ता बताता है कि किस प्रकार से हम उस रास्ते का अनुसरण करके उन आदर्शों की प्राप्ति करेंगे। तो आज इन 38 और 39 जो अनुच्छेद हैं उनमें से हम मात्र अनुच्छेद 38 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 38 में पहले एक ही क्लॉज हुआ करता था, ये थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेना चाहिए। किंतु 1979 में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, और उसके अनुसार एक दूसरा क्लास भी इसमें जोड़ा गया। इसलिए अब अनुच्छेद 38 में 2 क्लास हो गए हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 क्या कहता है? क्लास 1 के कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life। अगर हिंदी में हम कहें तो इस अनुच्छेद के इस क्लॉज के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना एवं संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी मूल में मामला ये है कि लोक कल्याण होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, और पब्लिक वेलफेयर के लिए एक इस तरह के समाज की व्यवस्था जरूरी है, एक सोशल ऑर्डर जरूरी है जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके, और ये हमारे देश को संचालित करने वाली सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।
यानी एक तरीके से कहा जा सकता है तो सारी संस्थाएं इस न्याय की के फाउंडेशन पर, नींव पर खड़ी की जाए, ताकि सभी को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। जो दूसरा क्लॉज है जो 44वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, वो क्या कहता है? वो कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, अब समझिए शब्द, एक पर्टिकुलर शब्द आता है। क्लास 1 में तो दिया कि स्टेट कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर रूप में वो क्या करेगा? तो ये बात आई है कि विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से क्या करेगा? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequality in status, facilities and opportunities, not only among individuals but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different vocations. हिंदी में इसको अगर हम कहें तो ये कह रहा कि राज्य विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब इस अनुच्छेद के जो दोनों क्लॉजेस दिए गए हैं, इनका जेनेसिस समझे कहाँ से आता है? प्रेम्बिल यानी प्रस्तावना, जिसकी हमने सबसे पहले चर्चा की थी भारत का विचार के रूप में, और मैंने उसके लिए उपनिषदों से भी बहुत सारे कोटेशंस आपको सुनाए थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, जैसी चीज़ें बताई थी। उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो प्रस्तावना बात करता है जस्टिस की, कि देश के हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित करना होगा। और न्याय क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, उसके जो बहुत सारे संस्थाएं बनी हैं उनके माध्यम से। अब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति राज्यों में जवाबदेह होना पड़ता है, और ये पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर है वो जनता के प्रति जवाबदेह है। तो उसमें जो न्याय की बात कही गई, जस्टिस की बात कही गई, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वहाँ से इस 38 के क्लास 1 को लिया गया कि उसके आधार पर एक सामाजिक संरचना होनी चाहिए, एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए। तो पॉलिटिकल जस्टिस के रूप में 1 मैन 1 वोट की बात आ गई। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार एक खास क्वालिफिकेशन यदि किसी के पास है तो बाकायदा वो विधानसभा में या वो संसद में या विधान मंडलों में, मतलब विधान परिषद भी उसमें जोड़ दें या राज्यसभा भी जोड़ दें, उसमें उसके सदस्य बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राजा ही वहाँ जाएगा, रंक नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब राजा इस प्रजातंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वह वोट की ताकत से पैदा होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे देश के बड़े नेता बने हैं वो कहते मैं बचपन में बहुत गरीब था। कोई चाय बेचने की बात करते हैं, कोई ये कहते हैं कि भैंस की पीठ पर चढ़ते थे, पहली बार अपने शादी ब्याह में मुझे जूता पहनने का मौका मिला। और आमतौर से देखा गया कि सभी लोग अपनी गरीबी की बात करते हैं, गरीबी से उठने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रजातंत्र जो राजा या रंक सभी को समान अवसर देता है राजनीति में पदार्पण करने का, आगे बढ़ने का। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि राजनीति को बहुत सारे लोगों ने एक गंदा तालाब भी बना दिया, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं भी जाना चाहते, लेकिन संभावनाएं हैं। ये हुआ पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस की क्या बात हुई? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि हमें, अगर हम किसी भी काम में लगे हुए हैं या हम देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय को हों, हमें निश्चित तौर से, अगर भगत सिंह को मैं यहाँ कोट करूँ, तो हमें अवसर मिलना चाहिए किस बात के लिए? मेहनत से रोटी कमाने का,
और इज्जत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए। मेहनत की रोटी और इज्जत की ज़िंदगी, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं जो अमर शहीद सरदार भगत सिंह ने उस समय कहा था जब उनसे पूछा गया था कि तुम किस तरह के समाजवाद, किस तरह के सोशलिज्म की बात करते हो। याद कीजिए, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द भी आया है और बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी इससे हो सकती है, लेकिन इस पर कोर्ट्स ने, मैंने बताया भी था, कोर्ट्स ने इस पर सारी बातें साफ की है। DS नकारा के केस में बता दिया है कि गांधीयन समाजवाद इसका मतलब हुआ, वो यहीं से आता है, इकोनॉमिक जस्टिस से आता है। और सोशल जस्टिस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सोशल जस्टिस, हम सोशल जस्टिस को आम तौर से एक ऐसी चीज़ समझते हैं कि केवल और केवल कुछ जातियों को जो काफ़ी समय से पिछड़े हैं आगे बढ़ाने की बात है। हम केवल इतना ही सोचते हैं, और आगे बढ़ाने के तरीके क्या होंगे इस पर भी काफ़ी बहस होती रहती है। सोशल जस्टिस का मायने ये हुआ, और इसको बहुत सारे केस लॉ में भी, अगर मैं कहूँ कि केस लॉ में आपके सामने कोट करूँगा जिसमें सोशल जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन इस केस का नाम है। और जो लोग विधि में या लॉ में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं कोट करूं, जो रिसाइटेशन है AIR 1997 SC 645, इसका मतलब 1997 इसका फैसला हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल जस्टिस कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स प्रिंसिपल्स essential for the orderly growth and development of personality of every citizen. Social justice is a dynamic device to mitigate the sufferings of the poor, weak, Dalits, tribals, and deprived sections of society, and to elevate them to the level of equality to live a life with dignity of person. यानी सामाजिक न्याय उन तमाम सिद्धांतों का एक समुच्चय है जो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसको आगे बढ़ाने में जो सहायक हो, जो जरूरी होगा, और एक डायनेमिक डिवाइस है। इस समय के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहेंगे ताकि जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, आप जानते हैं दलित और ट्राइबल के पूरे इतिहास को यदि आप समझेंगे तो पाएंगे कि सदियों से उन्हें हमने, यानी हमारी सभ्यता ने, हमारी मनुष्यता ने, हमारे निज़ामों ने उन्हें पीछे रखा है। रिसोर्सलेस कम्युनिटीज़ में उन्हें कहता हूँ, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं रहे और वो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे इस रूप में रखे गए हैं। उनका काम बताया गया है कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करें। ये तो बिल्कुल ही जिसको कहा जाए कि न न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होगा, न समानता के सिद्धांत के अनुरूप होगा, न डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अनुरूप होगा। लेकिन जो भी प्राचीन व्यवस्था रही थी उसमें ऐसा माना गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि उनको आगे बढ़ाने का एक डायनेमिक डिवाइस ये है, और जो दूसरे भी डिप्राइव्ड सेक्शन, जो अभिवंचित वर्ग हैं, ताकि उनके स्तर को इस रूप में बढ़ाया जाए, समानता के स्तर पर ले जाया जाए बाकी लोगों के साथ, ताकि वे मनुष्य के लिए जो गरिमा जरूरी है उस जिंदगी को जी सके। अगर मैं भूखा हूँ, अगर मेरे पास साधन नहीं है उस भूख को मिटाने का, अपने परिवार को पालने का, तुम किस तरह के डिग्निटी की बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज का बंटवारा होना चाहिए, ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर संविधान सभा में बोल रहे थे तो बोले कि हो सकता है कि तरीके लोग अलग अलग भावी पीढ़ियां अपनाएं, लेकिन उद्देश्य वही है कि आपको समाज में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस देना है, पॉलिटिकल जस्टिस देना है। इसलिए तरीका हो सकता है, एक तो हो सकता है कि साहब जो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनका सम्यक रूप से बंटवारा होना चाहिए। जो रिसोर्सेज हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स की चर्चा चली 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया, जागीरदारी व्यवस्था को ख़त्म किया गया। उसको ख़त्म करने के खिलाफ भी बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे मुकदमे हुए, लेकिन देश ने अंततः इस बात को मान लिया कि लैंड शुड बी विद द टीलर्स, जमीन जोतने वालों की होनी चाहिए। और इसको लेकर कितने आंदोलन इस देश में हुए हैं, समाजवादी आंदोलन से शुरू करके
और साम्यवादी आंदोलन की बड़ी लंबी श्रृंखला है। और मैं तो कहूँगा, प्रशासन में मैं रहा हूँ, बलिदानों का इतिहास भी रहा है। लेकिन कानून बने और कानूनों के अनुसार बहुत सारे राज्यों में कार्रवाई भी हुई। कई जगहों पे कार्रवाई उस ढंग से नहीं हुई, क्योंकि सत्ता पे अगर वे लोग काबिज होंगे जो संपत्तिशाली होंगे, तो वे नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति चली जाए। संविधान में जो बातें हैं उसको अक्षरशः लागू किया जाए, वो नहीं चाहते। लेकिन है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ऐसा होना जरूरी है। इसलिए अगर कोई भूखे पेट का व्यक्ति हो तो सबसे पहले उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी उन रिसोर्सेज को दे करके। मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई भूखा व्यक्ति है आपने खिला दिया, नंगा व्यक्ति है आपने कपड़े दे दिए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जो उन परिस्थितियों में पल बढ़ रहा हो, जो परिस्थितियाँ उसको भूखे नंगे रहने के लिए बाध्य करती हों। उसे समानता का स्तर, ताकि वो डिग्निटी के रूप में जी सके। ये सोशल जस्टिस के मायने हुए। इसके मायने यह नहीं हुए कि मात्र जातियों के आधार पर चुनाव के समय जाएं बोले हम सोशल जस्टिस की पार्टी हैं और हम सोशल जस्टिस की पार्टी दूसरी नहीं है, आप हमें ही वोट दें, और पता चलेगा कि रिसोर्सेज पर वोट मांगने वाला ही कब्जा करके बैठा हुआ और खुद ही नहीं चाहता कि उसका बंटवारा हो। इसलिए रिसोर्सेज का बंटवारा हो या ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं ताकि कोई बहुत ज़्यादा गरीब और कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहे। देश में सुधार हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सुधार नहीं हुआ है। और हमारी पहचान भले ही जाति या धर्म अभी भी बना हुआ है, लेकिन विभिन्न जातियों धर्मों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले उनकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति काफ़ी समाज में पिछड़ी थी, आगे बढ़ी है। लेकिन अगर हम कहेंगे सब कुछ हो गया, ये तो ठीक बात नहीं है, सब कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हमें निरंतर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, और यही हमें अनुच्छेद 38 का ये क्लास 1 इस बात की ओर इशारा कर रहा है। और क्लास 2 भी यही बात कह रहा कि आय के बीच जो असमानता है उसे दूर होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा डॉक्टर BD शर्मा, जो IAS ऑफिसर थे और ट्राइबल मामलों के अत्यंत ही प्रतिभाशाली विशेषज्ञ माने जाते रहे थे। उनका ही कहना था कि अगर कोई सूट बूट पहन के किसी जनजाति के गांव में जाता है जो अपना लंगोट पहन के बैठा हुआ हो, तो उसके मन में जुगुप्सा पैदा होती है कि मुझे भी सूट बूट पहनना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होता है। यदि कहीं अगर कहीं पर बहुत ज्यादा अभिजात्य का आडंबर दिखाया जाएगा और कुछ जगह पे भोजन नहीं होगा, तो निश्चित तौर से डिप्राइवेशन की स्थिति पैदा होती है। उसका डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी होता है, और आदमी अगर सही ढंग से नहीं अपने लिए जुटा सकता है तो वो दूसरी दिशाओं में जाएगा। इसलिए ये इनइक्वलिटी जो दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, हमारे देश में बढ़ती जा रही है। हमारा GDP बढ़ रहा हो, लेकिन इनइक्वलिटी का जो इंडेक्स है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। उसे यदि कम नहीं किया जाएगा तो एक हार्मोनियस समाज, एक शांतिपूर्ण समाज, एक सहअस्तित्ववादी समाज को बनाने में निश्चित तौर से कठिनाई आएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो विभिन्न समुदायों या में जो लोग हैं या जो विभिन्न व्यवसायों के लोग हैं, उनके बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि असमानता दूर हो, गैर बराबरी दूर हो। तो ये अनुच्छेद 38 का मूल मामला ये रहा है, और ये संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई, और पहले जो रखा गया था ड्राफ्ट, उसमें काफ़ी बदलाव भी हुए जो उस बहस के आधार पे, और ये बात उभर करके सामने आई कि यह एक लक्ष्य के रूप में हमारे देश के सामने है। और भले ही ये जस्टिसेबल नहीं है, भले ही कोर्ट ऑफ लॉ में इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, लेकिन इस लक्ष्य को, इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए राज्य को, यानी राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में बताई गई है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो या पंचायत क्यों नहीं हो, इन सभी को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की बातचीत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया मेरी इस बातचीत को, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।